Hello and welcome back guys in my yet another video. So in this video we are discussing about the chapter of dividend. पिछले हमने चैप्टर में हमने डिपॉजिट को कंप्लीट कर लिया है। हमारे 4 लेक्चर अभी तक अपलोड हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट 5th लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। और उससे पहले एक मैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपको देना चाहता हूँ। हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज है ना। इंस्टाग्राम का पेज है जो कि ना उसकी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप का भी है। काफी स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट होना चाहते थे तो फिर वो उनको कुछ नहीं मिल रहा था। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्लस इंस्टाग्राम का लिंक दोनों का मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो तो मुझसे कनेक्ट करो। देन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड। तो डिविडेंड स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा डिविडेंड होता क्या है। और डिविडेंड को वैसे इस टर्म को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। तो उससे पहले हम लेमन लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल आराम से समझेंगे कि डिविडेंड होता क्या है, व्हाट इज डिविडेंड, है ना। डिविडेंड मींस क्या होता है? डिविडेंड मतलब जो कि शेयर्स के ऊपर कुछ हमें मिलता है। क्या मिलता है अब देखते हैं। जैसे मैं बताऊं, पहली बात तो डिविडेंड ड्राइव किस पे होता है? शेयर्स पे होता है। डिविडेंड किस पे ड्राइव होता है? शेयर्स पे होता है। और शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी के टुकड़े होते हैं। कंपनी का जो होल्डिंग परसेंटेज होता है, जो इक्विटी पोर्शन होता है, उसके छोटे छोटे पोर्शंस को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ईयर एंड पे प्रॉफिट हुआ, है ना। प्रॉफिट होने के बाद में क्या होता है कि उसमें से कुछ डिडक्शंस किए जाते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। इस एक्ट के अंदर ही बताए गए हैं, इस चैप्टर के अंदर ही बताए गए कि कुछ डिडक्शन होने के बाद में फिर निकलता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। देन उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को शेयर्स के अंदर बांटा जाता है। जो शेयर्स हमने ऊपर मैंने आपको बताया उसके अंदर बांटा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। अभी डिविडेंड कितने टाइप के हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो डिविडेंड, देखो, एक तो होता है फाइनल डिविडेंड जो कि साल के एंड पर मिलता है। और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। एंड व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड मींस अ डिविडेंड व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेबल बिटवीन टू एजीएम्स, है ना। दो जनरल मीटिंग के बीच में जो मिलता है उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। बाकी तो हम लोगों की लैंग्वेज से देखते हैं, हमने लेमन लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल आराम से समझा है कि डिविडेंड होता क्या है, ठीक है। The term dividend has been defined under Section 2, subsection 35 of the Companies Act 2013. The term dividend includes any interim dividend. It is an inclusive and an ex, uh, exhaustive definition according to the generally accepted definition. ठीक है। Dividend means the profit of a company which is not retained in the business and is distributed among the shareholders in proportion to the amount paid on the shares held by them। मतलब वही जो जितने शेयर्स हेल्ड कर रखे होंगे उतना उनको डिविडेंड मिल जाएगा उनके रेशियोज के अंदर। Dividends are usually payable for financial year after the final accounts are ready and the amount is distributable. Profit is available and आर रिलेटेड एज परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जनरली ये होता है कि जो परसेंटेज होती है फेस वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट की जाती है। डिविडेंड फॉर ए फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी विच इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड, मतलब जो लास्ट में मिलेगा उसको फाइनल डिविडेंड बोलेंगे, जो फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा। एंड पेबल ओनली इफ इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी at its general meeting on the recommendation of the board of directors. Sometimes dividends are also paid by board of directors between two annual general meeting without declaring them at annual general meeting, which is called interim dividend। मैंने भी आपको बताया बिटवीन टू एजीएम के बीच में जो डिविडेंड मिलता है उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। ये विदाउट डिक्लेरेशन के होता है, क्योंकि जो फाइनल डिविडेंड होगा, लॉजिकली आप सोचो, जो फाइनल डिविडेंड होगा वो एजीएम होगी उसके बाद होगा। अब एजीएम के बीच में कोई मिला तो एजीएम तो हुई ही नहीं, तो डिक्लेयर तो हुआ ही नहीं, तो उसको बोलते हैं बिना डिक्लेयर किया हुआ डिविडेंड, ठीक है। द इंटरिम डिविडेंड इज रेगुलाइज्ड इन एजीएम। सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड डिस्क्लोजर ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। छोड़ो, ठीक है।
अभी एग्जांपल दिया हुआ है वो आप देख लेना। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक बढ़िया सा चार्ट बना के बताता हूँ कि ये इस सेक्शन के बारे में फिर मैं आपको मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो कंपनी अर्न्स प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या करेगी, या तो उसको क्या करेगी, रिटेन अपने पास रख लेगी, या फिर उसको क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट किसको करेगी, शेयर होल्डर्स को करेगी हमेशा, है ना। और डिस्ट्रीब्यूट दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप क्या दे दो, डिविडेंड, या फिर आप इशू कर दो बोनस शेयर। ठीक है, तो वी हैव टू मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जो डिविडेंड है, डिविडेंड के बारे में हम अब पढ़ेंगे कि क्या होता है डिविडेंड, है ना। अब इसको भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो आता है इक्विटी डिविडेंड, जो कि क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, दूसरा आता है प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर मिलता है। इसमें क्या होती है, फिक्स रेट होती है एक, है ना। अब इसमें भी दो टाइप आ जाते हैं, दो क्या, वैसे तो काफी टाइप है, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हमारे दो टाइप बढ़िया वाले जो हम अब पढ़ेंगे, फाइनल डिविडेंड। ये क्या होता है, डिक्लेयर्ड किस में होता है, एजीएम में। और फिर क्या आता है, इंटरिम डिविडेंड, जो कि डिक्लेयर्ड होता है बिटवीन टू एजीएम, एजीएम 1 और एजीएम 2। ठीक है, अब हम फाइनल डिविडेंड के बाद के हिसाब से देखते हैं थोड़ा सा। जो फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इसको प्रपोज कौन करता है, जैसे मान लो कि हमारी एबीसी कंपनी है, उसमें प्रॉफिट हुआ तो बोर्ड क्या करेगा, प्रपोज करेगा कि हमें डिविडेंड देना चाहिए। बाय बोर्ड, बोर्ड ने प्रपोज कर दिया एंड डिक्लेयर कौन करेगा, शेयर होल्डर, डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर्स। और इसके लिए हम क्या पास करेंगे, ओ आर पास करेंगे। इस चार्ट को आप भी अपनी नोटबुक में बना लेना। ठीक है, अब एक चीज है इसके अंदर, जैसे मान लो कि शेयर होल्डर्स जो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, रेट जो होगी, जैसे मान लो कि 10% रेट प्रपोज की गई है, इसको रिड्यूस करने के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन कभी भी इसको बढ़ाने के लिए नहीं दे सकते। तो हम क्या बोलेंगे कि शेयर होल्डर्स में रिड्यूस द रेट ऑफ डिविडेंड बट कांट बी इंक्रीज इट। ठीक है, अब इंटरिम डिविडेंड मैंने आपको बताया। अब ये क्या होगा, जैसे मान लो कि अभी मैंने बताया कि आपको जनरल मीटिंग होती है, उसके अंदर बोर्ड में बोर्ड प्रपोज करता है और डिक्लेयर करता है शेयर होल्डर्स। अब इंटरिम डिविडेंड के अंदर जनरल मीटिंग ही नहीं हुई, तो अब क्या होगा, प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड, एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड।
बाय बी आर। ठीक है, यहाँ ओ आर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ शेयर होल्डर्स थे। यहाँ बी आर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ शेयर होल्डर्स नहीं थे, ओनली बोर्ड था। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया है ना। अब ठीक है, अब ये डिक्लेरेशन हो गया। अब उसके बाद में ठीक है, डिक्लेयर होने के बाद में इन दोनों केसेस में क्या होगा, विद इन 5 डेज जो हम क्या करेंगे, इसका जो अमाउंट है डिपॉजिट होगा। किसका अमाउंट, डिविडेंड का जो अलग से अमाउंट निकाला गया है, डिपॉजिट इन सेपरेट बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहां से डिक्लेयर होने की यहां से टोटल 30 डेज, मतलब अगर अपन इसको ब्रेक करें तो 25 + 5 डेज के अंदर क्या होना चाहिए, पेबल पेड हो जाना चाहिए, पे हो जाना चाहिए। और पे कैसे होगा, कैश में होगा। कैश मतलब ये नहीं कि एक एक को हाथ में बुला के पैसे दे रहे हैं, कैश मतलब बैंक के थ्रू, काइंड में नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि हम कुछ और आइटम दे रहे हैं उसके बदले। ठीक है, तो हमेशा कैश में पे होगा। ठीक है, तो ये था इसके बारे में एक छोटी सी कहानी। आप एक बार वापस इसको देख लेना, ये चार्ट जरूर बना लेना, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपको। एक चीज और है, जैसे मान लो कि अगर किसी शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया है, नो डिविडेंड पेड, इफ शेयर होल्डर डिफॉल्ट इन सेक्शन 73 74, जो कि हम पहले पढ़ के आए डिपॉजिट्स का, से जस्ट एक क्लास पहले में। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हो गया। अब मैं मॉड्यूल के थ्रू आपको बता देता हूँ पूरा का पूरा, है ना। तो इस चार्ट को वापस से आप बना लेना, वीडियो को पॉज करके कैसे भी करके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 ऑफ दिस एक्ट, नो डिविडेंड शेल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय अ कंपनी फॉर एन फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट, वो क्या होना चाहिए, इसके सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस के साथ के हिसाब से होना चाहिए। और आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर्स और अराइव्ड एट द प्रॉफिट प्रोवाइडिंग आफ्टर डेप्रिसिएशन। अभी बता रहे हैं कि मैं आपको वापस बताऊंगा इसमें कि ये उस प्रॉफिट तक कैसे पहुंचा जाए चाहे जो कि डिविडेंड के लिए पे होगा। जैसे मान लो कि एक प्रॉफिट होता है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते हैं, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी काफी एडजस्टमेंट करने के बाद में फिर जो निकलता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, है ना। ठीक है, अब ये उसी के बारे में बताया। चलो ठीक है, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। इसी के जस्ट नीचे हम देखते हैं, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड का चार्ट मैंने प्रिपेयर कर लिया है ताकि हमारा टाइम बचे, है ना। अब हम फटाफट से इसको रैप अप करते हैं, देन फिर मॉड्यूल से देखेंगे। ये हमारा सेक्शन 123 सब सेक्शन 1 के अंदर ही बताई गई है, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड बात। ठीक है, आ जाओ। अब सोर्सेस ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड कहाँ कहाँ से पे हो सकता है। तो हमारे पास में 3 सोर्स हैं, देखो, आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, आउट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, और आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द परसुएंस ऑफ गारंटी। मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये तो समझ में आ गया होगा आपको दोनों मीन, जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा उससे, या फिर पास्ट ईयर का अगर कोई प्रॉफिट बचा हुआ है ना उससे, या फिर जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज जैसे पीएसयू से या फिर मिनी रत्ना महारत्ना जो कंपनीज होती है, उसके अंदर क्या होती है, कंपनीज शेयर होल्डर्स के बीच में अपना विश्वास बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से गारंटी देकर लेकर और फिर अपने शेयर्स इशू करती है कि हम आपको इतना % डिविडेंड तो देंगे ही देंगे। तो उन कंडीशंस के अंदर क्या होगा, तो 3 कंडीशंस हमारे पास में हो गई है। ठीक है, अगर करंट ईयर प्रॉफिट से कैसे मिलेगा, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर दैट ईयर,
मतलब क्या करना है, हमारा जो प्रॉफिट अराइव हुआ है उसके अंदर से डेप्रिसिएशन दे देना है करंट ईयर का, देन जो प्रॉफिट आएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहलाएगा। पास्ट ईयर प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, अगर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब क्या है कि इसमें डिविडेंड नहीं बटा हुआ है, तो क्या करना है, प्रोवाइड करना है डेप्रिसिएशन फॉर दैट ईयर, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटेबल बन जाएगा। अगर हमने इसको ट्रांसफर कर लिया है रिजर्व के अंदर तो उसकी कंडीशंस अलग है जो कि रूल 3 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। और वो कौन कौन सी कंडीशंस है मैं बता देता हूँ। चार कंडीशन है हमारे पास में। जो रेट ऑफ डिविडेंड होगी वो एक्सीड नहीं करेगी लास्ट 3 इयर्स के रेट से। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ आपको कैसे। जैसे मान लो कि हमारे पास में लास्ट 3 इयर्स 1 2 3 है ना, रेट थी 15%, 20% और 10%। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो 45 है ना, 45 डिवाइड बाय 3 यानी 15%। 15% हमारा इससे ज्यादा की रेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अमाउंट ड्रॉन नॉट एक्सीड टू 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ये पीयूसी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स है ना, ठीक है। जो अमाउंट है ना उस रिजर्व का वो ज्यादा एक्सीड ड्रॉन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर रिजर्व है हमारे पास में 100 करोड़ रुपए के और पेड अप शेयर कैपिटल है और रिजर्व पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व है 800 करोड़ रुपए के, तो उसका 1/10 कितना हो जाएगा, 80 करोड़। तो 100 करोड़ तो अपने पास में टोटल बैलेंस है, लेकिन अपन 80 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते। होप सो आप समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये, एक बार ढंग से पढ़ोगे तो, है ना। फर्स्ट सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम अमाउंट ड्रॉन है ना, जो जैसे मान लो जो रिजर्व से हमने अमाउंट ड्रॉन किया है, निकाला है, विड्रॉ किया है, उसमें से पहले सेट ऑफ करेंगे हम लॉसेस को, है ना। और बैलेंस कभी भी 15% से कम नहीं होगा रिजर्व का, पेड अप शेयर कैपिटल के, ठीक है। तो ये चार कंडीशन है जो कि हमको कंप्लाई करनी है, ठीक है। वीडियो को एक बार आप दोबारा सुन लो अगर आपको ढंग से समझ में नहीं आया हो ये पॉइंट तो। और ये तो सिंपल सा ही है, जो मनी प्रोवाइड करेंगे उसी को हम बांट देंगे, है ना, ठीक है। आ जाओ अब हम एक बार मॉड्यूल से देख लेते हैं इसको। ठीक है, अभी हमने देखा सेक्शन 123 सबसेक्शन 1, है ना। तो वही, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर आफ्टर अराइव्ड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, है ना। और जो कि हमने देखा अभी, तो इसको दोबारा इतना रेफर करने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन असेट, ये सब कुछ हमको काउंट नहीं करना है ना, इसको एक्सक्लूड कर देना है। आपको पता है नोशनल गेन माना हुआ गेन, ये फिर अनरियलाइज होता है जो कि रियलाइज नहीं हुआ, तो वो हमारे काम का नहीं है। आउट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स और ईयर्स अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। वही, अगर दो, इसने दोनों बता दिए करंट ईयर प्रॉफिट का कैसे निकालेंगे और प्रीवियस ईयर क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। नो डिविडेंड शेल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व अदर देन द फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व से हम पैसा निकाल सकते हैं। द कैरीड ओवर previous losses accumulated depreciation has to be set off against the profit. Further, companies failing to repay interest or principal section 73 74 shall not be डिक्लेयर डिविडेंड। अगर मान लो कि डिपॉजिट के अंदर उन्होंने इंटरेस्ट ही पे नहीं किया है तो वो डिविडेंड भी पे नहीं कर सकते हैं अगर डिफॉल्ट कर दिया है कंपनी ने 73 और 74 के अंदर, ठीक है। तो ये सब बातें बताई गई है ना। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व, जो मैंने अभी आपको बताया वही है, वही चारों कंडीशन से, लास्ट 3 इयर्स वाली, 1/10 वाली, और कहाँ का यूटिलाइज होगा और 15% से कम का नहीं जाएगा। तो मैं इसको दोबारा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक बार वापस से कर लो। सेम वही कंडीशन है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। डिपॉजिटिंग अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अब ये वो पहला वाला चार्ट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखो ये वाला, एक मिनट, ये जो अभी हमने डिस्कस किया था ना कि डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं और कितने दिन में करना है, तो मैंने ये स्टार्टिंग में बता दिया था। मॉड्यूल में क्या है कि काफी चीजें ऊपर नीचे दी हुई है, जो पहले होना चाहिए वो बाद में, बाद में होना चाहिए वो पहले, बट कोई नहीं,
हम इसको सॉर्ट कर देंगे। सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 के अंदर बताया गया, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन शेड्यूल बैंक इन अ सेपरेट अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड। ठीक है, दी सब सेक्शन ऑफ शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी in which the entire paid up share capital is held by central government or by any state government or by any state government or one of the more state government। मतलब क्या है कि ये सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी और गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक है, अब आ रहा है हमारे पास में इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू एजीएम के बीच में बांटे जाने वाला डिविडेंड क्या कहलाता है, इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम आउट ऑफ द सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सबसे पहले समझो कि डिविडेंड क्यों देती है कंपनी। से मान लो कि अगर उनको शेयर होल्डर्स को लुभावने ऑफर देने हैं, स्टेक होल्डर्स को लुभावने ऑफर देने हैं, या फिर कोई फर्दर इशू के अंदर चल रही है, तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड जैसे प्रस्ताव लेके आती है ना। और आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर्स फॉर विच सच इंटरिम डिविडेंड इज sought टू बी डिक्लेयर और आउट ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड इन फाइनेंशियल ईयर टिल क्वार्टर प्रीसीडिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। मतलब दो एजीएम के बीच में बांटे जाने वाला डिविडेंड हमारा इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, however in case of the company has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the declaration of interim dividend, such interim dividend shall not be declared at a higher rate than the एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। जैसे मान लो कि अगर कंपनी ने कभी भी कोई यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई लॉस कर दिया, लेकिन फिर भी वो डिविडेंड बांटना चाहती है इंटरिम डिविडेंड के रूप में, तो उसकी रेट जो है वो हायर नहीं होगी पिछले 3 सालों के एवरेज डिविडेंड की। ठीक है, इसमें ये बताया गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर मान लो कंपनी ने कोई लॉस किया है और कंपनी चाहती है कि वो इंटरिम डिविडेंड बांटे, तो उसकी जो रेट होगी वो कभी भी हायर नहीं होगी पिछले 3 साल के डिविडेंड की रेट से। ठीक है, The board of director may declare interim dividend and the amount of dividend including interim dividend shall be deposited into a separate bank account within the 5 days। वही सेम कंडीशन से from the date of declaration of such dividend। The interim dividend shall be ratified in AGM। जैसे मान लो कि अभी ये रेटिफाइड तो हुआ ही नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया और उसको अप्रूव भी कर दिया। अब क्या होगा, जैसे मान लो कि फिर एजीएम जो आएगी, नेक्स्ट एजीएम जो भी होगी, तो उसमें रेटिफाइड होगा। रेटिफाइड का मतलब होता है पुष्टिकरण, हिंदी में पुष्टिकरण बोलते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई काम पहले हो गया, उसको फिर एजीएम के अंदर हम रेटिफाइड करेंगे, वो भी शेयर होल्डर्स ही करेंगे। ठीक है, अलोंग विथ एनी फर्दर डिविडेंड टू बी कॉल्ड अस फाइनल डिविडेंड। किसी फाइनल डिविडेंड के साथ में इंटरिम डिविडेंड को भी रेटिफाइड किया जाएगा। इंटरिम डिविडेंड हैज become very common now, with few blue chip companies declaring interim dividend almost every year. Finance Ministry has issued a guideline to central PSUs to declare dividend each quarter after the quarterly result if there is। ये एक नॉलेज वाली बात है कि कंपनी ऐसी प्रैक्टिस अपना रही है। ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में अब देखते हैं, देन फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। ओके पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड होगा वो हमेशा कैश में पेड किया जाएगा, कभी भी कार्ड में पे नहीं होगा। डिविडेंड आर पेबल टू शेयर होल्डर्स इन कैश, में बी पेड बाय चेक और वारंट और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। डिविडेंड शेयर बी पेबल ओनली टू रजिस्टर शेयर होल्डर ऑफ द शेयर और हीज होल्डर और टू हीज बैंकर। जैसे मान लो कि पहली बात तो जो शेयर होल्डर है उसी को पे किया जाएगा, लेकिन मान लो शेयर होल्डर ने कोई गाइडलाइन दी है कि भाई मेरी जगह इसको पे कर दे उसके ऑर्डर, तो उसको पे किया जाएगा। Capitalization of profit or reserves of a company for the purpose of issuing fully paid up bonus shares should not be confused with the payment of dividend of the both in separate issues। मतलब जो भी एक बोनस इशू और पेमेंट ऑफ डिविडेंड एक सेपरेट इशू है, इन दोनों को एक साथ नहीं मिलाया जाएगा। ठीक है, पनिशमेंट फॉर फेलियर और टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। ठीक है, अब एक बार हम ये देख लेते हैं।
फेलियर कब होता है डिविडेंड पे करने का? जैसे मान लो कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और उसको 30 दिनों के भीतर पे नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया बट पे नहीं हुआ 30 दिनों के लिए, तो वो अनपेड हो जाएगा। अब अनपेड के लिए या फिर फेलियर हो गया तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। On non-compliance of provision of payment of dividend, every director of the company shall, if he is knowingly a party to default, be punishable with imprisonment which may extend to 2 years, with fine which shall not be less than 1,000 rupees for every day during which such default continues। अगर किसी डायरेक्टर ने नोइंगली जानबूझकर अगर डिफॉल्ट किया है तो उसको 2 साल का कारावास जेल हो सकती है और फाइन लगेगा जो कि 1,000 रुपए प्रतिदिन होगा, ठीक है। The company shall also be liable to pay simple interest at 18% per annum during the period for which such default continues। ठीक है, 18% की दर से सरल ब्याज देना होगा, सिंपल इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। However, the following are exception under which no offense shall be deemed to have been committed। ये मैं कुछ कारण बता रहा हूं, अगर इनके वजह से डिविडेंड पे करने में देरी हुई है या पे नहीं हुआ है तो उसके अंदर इसको इग्नोर किया जाएगा। कोई भी ना तो कारावास होगा ना जेल होगी, ये नॉर्मल कारण हो सकते हैं, नॉर्मल कॉज हो सकते हैं। वेयर द डिविडेंड कुड नॉट बी पे बाय द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, मान लो किसी लॉ के ऑपरेशन की वजह से डिविडेंड पे नहीं हो पाया। Where a shareholder has a given direction to the company regarding the payment of dividend and those direction cannot be complied with and the same has been communicated to him। मतलब कि शेयर होल्डर ने बोला था कि मैं राम हूं, राम की जगह शाम को पे कर दो, लेकिन शाम मिला ही नहीं वहां पर, शाम का एड्रेस ही गलत था और कंपनी ने राम को बता दिया कि भाई शाम का एड्रेस गलत है, तो वो कंडीशन भी इसके अंदर आ जाएगी। वेयर देयर इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, जैसे मान लो कि दो बंदे लड़ रहे हैं, राम और श्याम के पिताजी थे हनुमान, तो हनुमान जी को डिविडेंड मिलने वाला था लेकिन हनुमान जी की हो गई डेथ, फिर राम और श्याम लड़ रहे हैं कि डिविडेंड किसको मिलेगा, तो डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी नहीं मिलेगा। होप सो आप रिलेट कर पाओगे। वेयर दी डिविडेंड has been lawfully adjusted by the company against any sum due to it from the shareholders। मान लो सेक्शन 73 के अंदर डिपॉजिट का कोई अमाउंट बाकी था, डिविडेंड कंपनी को देना था, हमने सेट ऑफ कर दिया दोनों को, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। और वेयर any other reason the failure to pay dividend or to post the warrant within the period under this section not due any default। अगर मान लो वारंट या फिर कोई अनदर रीजन होता है तो भी इसमें कोई जो कि मान्य हो, अनदर रीजन ये नहीं कुछ भी हो जो कि मान्य हो, ठीक है। अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड ट्रीटमेंट एंड ट्रांसफर टू IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अब मैं बताता हूँ ये क्या चीज है। जैसे मान लो कोई अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड है जो कि पे नहीं हो रहा, उसको काफी समय बीत चुका है, काफी समय गुजर चुका है, तो उसे IEPF अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये अकाउंट क्या होता है, ये गरीब दिन दुखियारों की सहायता के लिए होता है, ऐसा नहीं कह सकते, मतलब इन्वेस्टर और एजुकेशन के प्रोटेक्शन के लिए एक फंड बनाया गया है, जो कि इसके अंदर वही अमाउंट जाता है जो कि अनपेड रह जाता है कंपनी के द्वारा। कंपनी उसे अपने पास रिटेन नहीं कर सकती। अगर एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया AGM के अंदर या फिर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, उसको वापस से रिवोक नहीं किया जा सकता, वो कहीं ना कहीं पे तो होगा ही होगा। चलो हम देखते हैं अब इस सेक्शन के अंदर क्या बताया गया है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इन मेनी केसेस फ्यू शेयर होल्डर्स आर नॉट ट्रेसेबल। The document sent to them is returned to the company। Before IEPF, the unpaid dividend used to be with the company for 3 years and thereafter was transferred to central government, where from shareholders can claim। कई बार क्या होता है कि शेयर होल्डर्स को कंपनी ट्रेस नहीं कर पाती है, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाते हैं, है ना। और IEPF आने से पहले क्या होता था कि अनपेड डिविडेंड का जो अमाउंट होता था वो 3 साल तक कंपनी अपने पास में रखती थी, देन उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाता था। और अगर बाद में भविष्य में शेयर होल्डर्स चाहे
तो उसका पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लेम कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब हम आईईपीएफ के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अब आईईपीएफ रूल के अंदर आ चुका है। इसका सेक्शन 125 है, इसको आप जरूर से याद कर लेना। अगर एग्जाम में आया तो आप सेक्शन लिख के आओगे तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगी। As per section 125 of the Act, the following amounts which have been remained unclaimed and unpaid for a period of 7 years from the date they become due for payment shall be credited to IEPF. ये अमाउंट अगर 7 साल तक पे नहीं होते हैं जब से डिक्लेयर हुए हैं, तो ये कहां पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? आईईपीएफ अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अनपेड डिविडेंड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जैसे मान लो कोई अनपेड डिविडेंड है, दी मनी रिसीव्ड फ्रॉम फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड। जैसे मान लो कि एप्लीकेशन मनी ले ली, आईपीओ रिलीज कर रहे थे, लेकिन आईपीओ रिलीज नहीं हुआ और वो मनी जो हुई पे भी नहीं कर पाए हम, क्योंकि सामने वाले बंदे का कोई एड्रेस वगैरह पता वगैरह ही नहीं मिला, तो वो अमाउंट हो गया। मैच्योर डिपॉजिट फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी, मान लो कोई डिपॉजिट मैच्योर हो गए लेकिन सामने वाले बंदे का पता ही नहीं मिला। मैच्योर डिबेंचर्स, the interest accrued on the amount of referred in clause 1 to 4, मतलब ये क्या है कि ये 1 2 3 4, इन चारों के अंदर जो इंटरेस्ट भी होगा वो भी इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 5वां पॉइंट ये बोल रहा है। ग्रांट्स एंड डोनेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनीज और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। मान लो ग्रांट दिया गया था कंपनी को, नहीं शेयर होल्डर्स को, कि कंपनी गवर्नमेंट ने बोला है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 100 करोड़ रुपए दे दे, शेयर होल्डर्स का आता पता ही नहीं है, तो वो पैसा भी इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। द इंटरेस्ट और एनी अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड, जैसे मान लो कि इनसे ये जो सारा पैसा हमने लिया डिपॉजिट डिबेंचर इनके लिए, और उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट से भी अगर कोई पैसा आ रहा है तो वो भी इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, द फंड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड with a view support the activities relating to investor education, awareness and protection. The act provides for setting up of a committee for taking decision regarding spending money out of the fund for carrying out of the object. For the purpose of administration, IEPF, the Investor Education Protection Fund rules were notified which contain provision relating to, छोड़ो कोई काम का नहीं है आपके, ठीक है, एक मिनट, 10%। As per subsection 2 of this act share the amount credited to the fund। जैसे मान लो कि अभी मैंने आपको कुछ 7-8 रीजंस बताए थे कि यहाँ से हमारे पास में पैसा आ सकता है। अब कुछ एक्स्ट्रा अनदर रीजंस भी है जिसको हम देख लेते हैं, यहाँ से भी हमारे पास में पैसा आ सकता है इस फंड के अंदर। द अमाउंट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट, डोनेशन गिवन टू द फंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनीज और एनी अदर इंस्टीट्यूशंस। मान लो डोनेशन आ गया या ग्रांट आ गया गवर्नमेंट से, द अमाउंट अनपेड जो रह गया है कंपनी का वो ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। अनपेड डिविडेंड सेक्शन 124 के अंदर बताया गया है। अगर एनी अदर अमाउंट जो कि गवर्नमेंट द्वारा मिल रहा है ना, और कोई अमाउंट पड़ा हुआ है आईपीएफ के अंदर कंपनीज का और वो ट्रांसफर हो रहा है अमालगमेशन ईयर्स की वजह से, या फिर मान लो कि ये जो पुराना कंपनी सेक्टर 1956 उसमें सेक्शन 205C के अंदर ये बताया गया था आईईपीएफ का, तो उसका अमाउंट ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ रहा है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है ना, कोई इन्वेस्टमेंट करी थी उससे, तो ये सारे अमाउंट जो हो गए ये आईपीएफ के अंदर हमारे पास में आ जाएंगे। वही मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर हो गए, वो एप्लीकेशन मनी रिसीव, वही रिपीट हो रही बात है। कोई पेनल्टी के थ्रू अमाउंट मिल रहा है जो कि इससे रिलेटेड ही थी, है ना, तो सारा इसमें क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है ना, सेल प्रोसीड, एनी फ्रैक्शनल शेयर्स रिडेम्पशन हो रहे हैं, तो ये सारे अमाउंट जो भी होंगे इसमें क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका यूटिलाइज कहाँ पे हो सकता है? दी रिफंड इन रेस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड। जैसे मान लो सबसे पहले तो जहां से ही पैसा लिया था उनको दे देना, जैसे मान लो 7 साल बाद भी 8वें साल कोई उठ के आ रहा है कि भाई मेरा डिविडेंड दे दो, तो उसको दे दिया जाएगा। कोई डिपॉजिट्स के लिए आ रहा है उसको सबसे पहले देंगे, डिबेंचर्स के लिए, या फिर कोई एप्लीकेशन मनी का पैसा मांगने आ रहा है तो सब कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा देखेंगे, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। मान लो उसके बाद भी अमाउंट पड़ा हुआ है तो वो इन्वेस्टर्स के प्रमोशन एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसजोर्स अमाउंट अमंग एलिजिबल आइडेंटिफाइड एप्लीकेंट फॉर शेयर्स और डिबेंचर। जैसे मान लो कि उन डिबेंचर्स या डिबेंचर होल्डर्स जो कि लॉस कर रहे हैं, है ना, और
उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उनके भले के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परसुइंग क्लास एक्शन, जैसे मान लो कि किसी एक लीगल एक्सपेंसेस के रिम्बर्समेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, और एनी अदर पर्पस इंसिडेंटल देयर टू, है ना। ठीक है। तो ये सब बातें बताई गई है। अब ये जो सेक्शन है, ये जो क्लोज है, इसमें बताया गया है कि जो आईईपीएफ के अंदर शेयर होल्डर कैसे क्लेम कर सकते हैं अपने अमाउंट को आफ्टर द 7 ईयर, ये फिर जितने भी टाइम बाद में। ठीक है। तो उसकी एक कंडीशन है जो कि रीड ओनली है, आप खुद से रीड कर सकते हो उसको, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है। अब ये सब रीड ओनली है, आखिरी तक आप आराम से इसको देख सकते हो। हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, ये रीड ओनली बातें हैं सारी की सारी, आप एक बार खुद से गो थ्रू कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर जाके हमारा डिविडेंड वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने काफी कोशिश करी है आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने की, प्रैक्टिकल क्लैरिटी देने की, और कैसे ये एक्चुअली में वर्क होता है उसकी क्लैरिटी देने की। तो आज हमारी क्लास 5 कंप्लीट हो गई है ना। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम इसको फटाफट रैप अप करने की कोशिश करेंगे। आगे हमारा अकाउंट्स एंड ऑडिट का चैप्टर है, जिसको मैं होप सो क्लास 6 के अंदर ही रैप अप कर दूंगा। ये जो मेरे बेचेस हैं, ये अप्रैल मिड तक कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा, और इसमें हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट होगा कंपनी लॉ सीएमए फाइनल के लिए विथ मॉड्यूल। ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहे, वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और सारे लेक्चर्स मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।